कल के बारे में मुझे थोड़ा सा बताइएगा कि कल हम लोगों ने कौन कौन सी चीज की थी। क्या कुछ समझ में आया, क्या समझ में नहीं आया, कोई ऐसी चीज, कोई कंफ्यूजन वगैरह। सर आप कल लूप 3 की बात कर रहे थे। लूप 3 की क्या बात कर रहा था, मुझे याद दिलाओ। सर वो सवाल में थी लूप 3। सवाल में सर लूप एंड 3 में आ थी। गए ना, लूप 2 तो कर ली थी सर, लूप 3 पे आ गए ना वो स्क्रीन भी ब्लर हो गई थी और उसके बाद सेशन खत्म हो गई। सेशन खत्म हो गया, चलो ठीक है, ऐसा करते हैं। मैं उस सवाल को तो खैर फिर दोबारा नहीं समझा रहा, लेकिन उसी नौयत का एक और नया सवाल है, उसको सॉल्व करना बता देता हूँ। ठीक है, जिससे फिर ये है कि आपकी वो जो दूसरी जो आप कह रहे हैं ना, क्या कहते हैं, कंफ्यूजन, वो दूर हो जाए। राइट, तो ऐसा करें। यस सर। चलो जी। सामने आपको अपने स्क्रीन के सामने पेजेस नजर आ रहे होंगे, उम्मीद है सबको विजिबल है। अच्छा, एक और चीज मैं बता देना चाहता हूँ कि मैं अभी दो यूजर आईडी से लॉग इन हुआ हूँ, सो स्क्रीन मेरे पास तो अच्छी आ रही है। अगर किसी के पास स्क्रीन अच्छी नहीं आ रही तो इसका मतलब ये है कि उसका इंटरनेट का इशू है। राइट। सर आज सही आ रही है। हाँ, आज सही भी आएगी। उस दिन मेरी कल कमजोरी आप लोग के हाथ लग गई थी और कुछ नहीं। सो दिस इज माई लेक्चर नंबर 10, ऐसा ही है। जी सर। लेक्चर नंबर 10 के अंदर हम लोग वही मैश एनालिसिस का जो एक सवाल होता है, हम वो करेंगे। उस सवाल के अंदर हमारे पास कुछ इस तरीके से है कि एक अदद हमारे पास एक बैटरी है, उस बैटरी के साथ दो रेजिस्टेंस जुड़ी हुई हैं, कुछ एक इस तरीके से और एक इस तरीके से। ये दो रेजिस्टेंस है। इसके साथ साथ एक और लूप है जिसमें कुछ हमारे पास एक रेजिस्टेंस ऐसे है, एक रेजिस्टेंस ऐसे है, एंड देन उसके बाद एक अदद हमारे पास डिपेंडेंट सोर्स है, कुछ इस तरीके से वोल्टेज की सूरत में, प्लस माइनस, और इसकी जो वैल्यू दी गई है दैट इज माई 10 टाइम्स आई नॉट। ठीक है, तो ये कुछ सवाल इस तरीके से है। उम्मीद है कि सवाल सबको विजिबल होगा। ये जो है वो 6 यस ओम्स के सर। बराबर है, ये हमारे पास 4 ओम्स के बराबर है, ये हमारे पास 8 ओम्स के बराबर है, और ये हमारे पास 2 ओम्स के बराबर है। द वैल्यू ऑफ दिस वोल्टेज सोर्स इज 16 वोल्ट्स। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज टू फाइंड द करंट। हमें बेसिकली जो फाइंड आउट करना है दैट इज द वैल्यू ऑफ आई नॉट। आई नॉट को हम लोगों ने क्या करना है, फाइंड करना है। एंड आफ्टर दैट बाय फाइंडिंग, तो ये किस तरीके से फाइंड करना है, यूजिंग मैश एनालिसिस। ठीक है भाई, तो ये आपका सोल्यूशन स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो सोल्यूशन में सबसे पहले चीज क्या करनी होती है, एक्सक्यूज मी सर। पहले तो हम लोगों सर की जगह डायरेक्शन ना। ऑफ करंट हाँ, रिज्यूम करेंगे। ये एक्सक्यूज मी वाले साहब जी का ही है। जी सर, मैं ये कह रहा था कि ये एक वोल्टेज सोर्स है जिसकी वैल्यू 10 आई नॉट है, तो ये इसका वोल्टेज की हाँ वैल्यू है। अगर ये हाँ, करंट सोर्स इसमें होता तो जिसकी आई नॉट, बेसिकली ये जो आई नॉट है बेसिकली ये 6 ओम से गुजरने वाला करंट है। एक तो तो ये सर चीज। अगर दूसरा ये ये है कि करंट आप सोर्स क्या कह होता रहे हो कि अगर ये करंट भाई सोर्स अगर होता तो 10 आई नॉट करंट की वैल्यू हो जाती। हाँ सर यही पूछ रहा हूँ। हाँ हाँ, ऐसा ही होता। ओके। पर ये है कि अभी सवाल में गिवन है, तो इसको डिफाइन करना है नहीं करना वो हमारे हाथ में नहीं, अलबत्ता हमारे हाथ में जो है वो ये है कि हम वो फाइंड आउट करें। कोशिश ये किया करो कि ये जो वाले सवाल होते हैं ना, अगर ये होता तो ये ऐसे हो जाता। ये वाले जो सवालात होते हैं ना, इसमें थोड़ी सी आ जाती है प्रॉब्लम और कोताही है, क्योंकि डिपेंडेंट सोर्स जो होता है ना, आप लोग समझ रहे हो कि ये डब्बा मैंने उठा के ला के रख दिया, ये ऐसा नहीं है। बुक जिसने बनाई है ना, उसने बड़ी मुश्किलों के साथ ये सवाल जवाब वगैरह बनाया है जिसके कंफ्यूजन वगैरह दूर हो। लेकिन एक्चुअल के अंदर जब आप डिपेंडेंट सोर्सेज की बात करते हो ना, तो ये नॉन लीनियर कंपोनेंट्स कहलाते हैं। अभी तो लीनियर कंपोनेंट्स के अंदर इतनी सारी इक्वेशन आ रही है, जब नॉन लीनियर कंपोनेंट को सॉल्व करोगे तो क्या खतरनाक मामला हो जाता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। जो हमारे एक तीसरे हजरत थे उन्होंने ये कहा था कि फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई द लूप्स इन दिस, क्या कहना चाहिए,
क्वेश्चन। सो इस क्वेश्चन के सर अंदर फिर हमारे पास, हाँ फिर क्या मतलब, किसी का कोई सवाल था? मैं फिर स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है जनाब, तो पहली जो चीज थी वो थी कि बस वी नीड टू आइडेंटिफाई द लूप्स। तो एक लूप ये रहा, लूप ये रहा, लूप ये रहा। एक इसमें I1 है, एक इसमें I2 है, एक इसमें I3 है। तो करंट की डायरेक्शन ये, करंट की डायरेक्शन ये, करंट की डायरेक्शन ये। ठीक है भाई, यहाँ पे ये जो आई नॉट है, बेसिकली आई नॉट इस रेजिस्टेंस से गुजरने वाला करंट है। सो 6 ओम्स के रेजिस्टेंस से गुजरने वाला करंट क्या है, आई नॉट है। गौर से देख सकते हो, सिर्फ मैश एनालिसिस में हमने किया है क्या है, I2 एक करंट है जो कि क्या है 6 लूप के अंदर है, और ये जो 6 ओम्स से गुजरने वाला जो करंट है, ये किसी भी करंट में, यानी कि इन लूप करंट्स के अंदर कहीं भी शेयर नहीं हो रहा। सो वी कैन से दैट आई नॉट बराबर हमारे पास आई टू के। ठीक है, तो हम यहाँ कह सकते हैं आई नॉट इक्वल्स टू I2। ये हमने एक चीज लिखी। इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन? नो सर। अच्छा जी। सो जनाब सर चलते हैं आगे। हाँ ये कैसे मैं पता चला कि आई नोट है वो जो वहां से गुजर रहा है करंट 6 ओम में से? अरे भाई, ये देख रहे हो, ये है सवाल। इस सवाल के ओके अंदर देखो, सर। सवाल के अंदर देखो, ये आई नॉट है, आई नॉट 6 ओम्स के गुजर रहा है, तो इस वजह से पता चला। दूसरा ये है कि आप में से भाई, मैं कहूंगा आप लोगों की कंफ्यूजन और भी बढ़ रही है, क्योंकि आप लोग घर पे आके प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते नहीं हो। किसी एक बंदे ने मुझे नहीं कहा कि सर आपने जो आज मैच एनालिसिस करवाया उसकी वीडियो अपलोड कर दें। ये बताओ, अब तुम लोग घर पे जाके प्रैक्टिस वगैरह करते हो? मतलब एक क्लास अभी खत्म हुई, उसके बाद वो पूरा दिन खत्म हो गया, 1 घंटा आराम कर लिया, 2 घंटा आराम कर लिया, उसके बाद ये किताबचा खोल के देखते हो कि नहीं देखते? ये बस ऐसे ही पड़ी हुई है तो पड़ी रहने दो, हम तो मस्त मगन जिंदगी सर जी आजकल रहे हैं। असाइनमेंट्स इतने मिल रहे हैं कि टाइम नहीं मिलता ये प्रैक्टिस वगैरह करने का, इसलिए। ठीक है, मुझे असाइनमेंट्स के बारे में भी आप लोगों से बात करनी थी, पहले हमें सवाल कंप्लीट कर लेते, फिर असाइनमेंट्स की हम बात करते हैं। ठीक है, सो जनाब, ये तो बात समझ में आ गई कि ये जो आई नॉट हमें किस तरीके से पता चला, दैट वाज गिवन इन द क्वेश्चन, राइट? सो फर्स्ट वी नीड टू आइडेंटिफाई द लूप्स। वी हैव आइडेंटिफाइड I1 I2 I3। वी हैव गिवन द डायरेक्शन ऑफ द करंट्स, हमने दे दी, I1 की ये डायरेक्शन, I2 की ये, I3 की है। नाउ करना क्या होगा, वी नीड टू अप्लाई केवीएल्स इन लूप 1। केवीएल जब आपने अप्लाई किया, तो आपके पास जो इक्वेशन बनेगी वो कैसे बनेगी, यहाँ गौर से देखो, कहाँ से एंटर कर रहा है, नेगेटिव टर्मिनल्स की, बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से एंटर करना है। तो ये हो जाएगा 16 -16, फिर उसके बाद 4 ओम्स की बात आ रही है, तो प्लस की साइन, 4 ओम्स। अब 4 जो है I1 और I2 दोनों के दरमियान क्या हो रहा है, शेयर हो रहा है। सो डोमिनेंट I1 कौन सा, माइनस I2। I1 -I2, और ये ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद इस 2 की बात करते हैं। 2 किसके दरमियान शेयर हो रहा है, I1 और I3 के I3। दरमियान, I1 -I3 इक्वल टू 0। इसके अलावा तो और कुछ नहीं है ना? नो सर। तो मेरे ख्याल से मैंने सही बनाई है कि नहीं बनाई है ये इक्वेशन? सही है सर। किसी को कोई कंफ्यूजन तो अभी मुझे बताओ। नो सर। चलो जी, उसके बाद सॉल्व करते हैं इसको। -16 वहां लेके चले जाएंगे, +16 हो गया, 4I1 + 2I2 कितना हो जाता है, 6 I1। 6I1, और माइनस का 4I2, माइनस का 4I2, फिर उसके बाद I2 तो सारे खत्म हो गए, माइनस का 2I3, एक ये आ गया। ठीक है जनाब, तो ये आपके पास इक्वेशन आ गई। मैं इस इक्वेशन टू को और फर्दर सॉल्व नहीं कर रहा, टू मुझे पता है कि टू कॉमन लेके कर सकते हैं, लेकिन मैं नहीं कर रहा सॉल्व। ठीक है, अभी इसको ऐसे ही रहने देते हैं। ठीक है, अभी मैं इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूँ। ठीक है सर। उसके बाद लूप 2 की बात करते हैं। सो दिस इज माय लूप 2, केवीएल अप्लाई किया। सो लूप 2 क्या है मेरे पास, ये चीज है। सो इसके अंदर ये सारी चीजें, आपके पास कोई ये इस तरह की सोर्स तो है नहीं।
ये ब्रांचेस हैं कुछ इस तरीके से। सो 4 ohms पहले आएगा, फिर उसके बाद 6 ohm, फिर उसके बाद क्या आएगा 8 ohms। तो डायरेक्ट पहले 6 ohm से इससे स्टार्ट करते हैं। सो यहाँ गौर से देख सकते हैं, जब 4 ohms के यानी कि इस लूप के अंदर आप ohms लॉ लगाओगे तो पहले ये मैं यूज कर रहा हूँ। सो ये हो जाएगा 4 ohms। अब 4 ohms वाला जो है वो कहाँ शेयर हो रहा है, I2 और I3 के दरमियान। लूप नंबर कौन सा है, 2 है, सो I2 माइनस I1 हो जाएगा ये, ठीक है। प्लस की साइन, 6 अकेला है तो ये हो जाएगा 6 I2। उसके बाद फर्दरमोर जब यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे तो सर ये हो एक्सक्यूज मी जाएगा सर, हमारे। सर हाँ ये जो आपने 4 ओम लिखा है ये माइनस में नहीं आएगा? नहीं, कल तो बताया था ये तो जब रेजिस्टर्स होते हैं रेजिस्टर इस पे ये रहना सर। नॉन। देखो बात सुनो, पोलैरिटी एक चीज होती है। आई डोंट नो तुम लोगों ने पोलैरिटी पढ़ी है कि नहीं पढ़ी है। पोलैरिटी का मतलब है, बल्कि मैंने पोलैरिटी पढ़ाया है शुरू के अंदर, ठीक है। अगर किसी चीज के ऊपर पॉजिटिवली चार्ज अपेयर हो रहा है तो इसका मतलब है उसकी जो पोलैरिटी है वो पॉजिटिव है। अगर कोई चीज है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज अपेयर होता है तो उसका मतलब ये है कि उसकी नेगेटिव पोलैरिटी है। दूसरी चीज, रेजिस्टेंस के ऊपर कोई चार्ज वगैरह स्टोर होता नहीं है। सो ये जो होते हैं ना रेजिस्टेंस होते हैं, ये नॉन पोलर डिवाइसेस होते हैं। क्या होता है, नॉन पोलर डिवाइसेस होते हैं। आप पॉजिटिव दो नेगेटिव दो, कुछ इस कंपोनेंट के ऊपर पता नहीं चलेगा, ठीक है। सो एक तो ये है। दूसरा ये है कि भाई मैंने आप लोगों को थोड़ी देर कल भी बताया था कि नेगेटिव साइन जो होती है ना वो सोर्सेस के साथ, एक तो ये है कि वो ट्रूली डिपेंडेंट होंगी। दूसरा कि अगर मेरे पास कोई रेजिस्टेंस है उसके ऊपर क्वेश्चन में गिवन है कि भाई ये प्लस है ये माइनस है, तो उस जगह पे ये असरअंदाज होगी, राइट। ओके सर। अच्छा जी, तो ये 6 I2 आ गया। देन उसके बाद 8 की बात करते हैं। तो दिस इज माय 8। 8 कहाँ शेयर हो रहा है, I2 और I3 के दरमियान। सो डायरेक्ट मैंने लिख दिया I2 माइनस I3 इक्वल टू 0। नाउ सॉल्व करते हैं इस पूरी इक्वेशन को। ये हो जाएगा 4I2 माइनस 4I1 प्लस की साइन 6I2, देन उसके बाद प्लस 8I2, फिर उसके बाद माइनस 8I3, ठीक है जनाब। ठीक है, I1 I2 I3 इस फॉर्मेट में लिखना होगा। तो पहले क्या आ रहा है, 4 माइनस का 4I1 लिख दिया मैंने। फिर उसके बाद यहाँ देख सकते हो 4I2 6I2 8I2, 4 से 10 और 1 18, तो 18 I2। आफ्टर दैट हाउ मेनी I3, सिंपल माइनस का 8 I3 इक्वल टू 0। कुछ भी नहीं कर रहा, कोई कॉमन शॉमन वगैरह नहीं ले रहा। कॉमन लूंगा आंसर वही होगा एट द एंड, नहीं लूंगा कॉमन आंसर फिर भी वही होगा एट द एंड, राइट। फिर उसके बाद हम तीसरी की बात करते हैं। सो दिस इज माय इक्वेशन नंबर 3। इक्वेशन नंबर 3 में जब आपने केवीएल अप्लाई किया था उसमें होगा क्या, गौर से देखो यहाँ पर क्या डायरेक्शन अज्यूम किया आपने, इस तरीके से डायरेक्शन अज्यूम की है। सो कहाँ पर है भाई, एक ये है एक ये है एक ये है, यानी कि दीज थ्री ब्रांचेस। जब I3 जब केवीएल अप्लाई करोगे यहाँ पर, सो क्या होगा, इक्वेशन बताओ भाई। I3 माइनस I1 होगा सर, फिर 2I3 माइनस I1। ये मोहम्मद अली तुम कह रहे हो। यस सर। हाँ भाई मोहम्मद अली अब तुम ही बोलोगे, 2I3 बताओ। 2I3 माइनस I1 माइनस, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज। उसके बाद प्लस 8I3 हाँ माइनस I2 माइनस I2। उसके बाद इज इक्वल्स टू 0। नहीं नहीं अब सर, तो अभी ये भी तो है ये है। बेटा, हाँ सॉरी माइनस 10I0 सर, माइनस का 10 10I0 I0। माइनस 10I0। माइनस का 10 I0 हमें बताया कि I0 वाज इक्वल्स टू, I0 किसके बराबर था, I2 के बराबर था। I2 के। तो भाई पूरी इक्वेशन को खोल लो। 2I3 माइनस 2I1 प्लस 8I3 माइनस 8I2, उसके बाद माइनस का 10I0 I2 इक्वल टू 0। I1 तो I1 से भी एक यहाँ पर है तो ये माइनस का 2I1 ये हो गया। फिर उसके बाद I2 की बात करते हैं। एक I2 ये रहा, एक I2 ये रहा, इसके अलावा और कोई I2 है नहीं। तो I2 कितना हो जाएगा ये माइनस 18I2। उसके बाद 8I3 प्लस 2I3 ये कितना हो गया 10I3, ये 10 है इक्वल टू 0। तीसरी इक्वेशन भी आ गई।
नेक्स्ट पेज के अंदर मैं अब क्या करता हूँ, तीनों इक्वेशन लिखता हूँ। तुम लोगों के पास कैलकुलेटर है, मुझे आंसर चाहिए तीनों इक्वेशंस का। सही है, अब ये तीनों इक्वेशंस लिख रहा हूँ यहाँ पर। 6i1 माइनस 4i2 माइनस 2i3 इक्वल टू 16। दूसरा माइनस 4i1 प्लस 18i2 माइनस 8i3। आफ्टर दैट उसके बाद तीसरी इक्वेशन जो आई, माइनस का 2i1 माइनस 18i2 प्लस 10i3 इक्वल टू 0। 1 2 3। आई नीड आंसर फ्रॉम यू गाइस। i1 की वैल्यू क्या आ रही है, i2 की वैल्यू क्या आ रही है, i3 की वैल्यू क्या आ रही है? आप में से ही कोई मुझे बताएगा कि वैल्यू क्या आ रही है। ये मोहम्मद यासिर, तुम्हारा माइक क्यों ऑन है? सर एक्स की वैल्यू आ रही है -2.57। एक्स की वैल्यू आ रही है -2 पॉइंट, तो ये एक्स क्या हो गया आपके पास, ये वाला वेरिएबल हो गया। सही है, ये ये तो इसमें I1 तो हो गया हाँ, i1 की वैल्यू क्या है बताओ? -2.57 -2.57। ओके, उसके बाद और i2 I2 है -4 ओके, और I3 है -7.71। माइनस का 7.71। सो मेरा जो i2 है वो किसके बराबर है, i0 के बराबर। सो i0 की वैल्यू कितनी आ गई भाई? -4 एम्पेयर। मुबारक हो, आप लोगों ने मैश एनालिसिस का एक और सवाल सॉल्व करना समझ भी लिया और सीख भी लिया। अब बताओ, इस सवाल में कोई कंफ्यूजन? नो सर। चलो जी। सो भाई, तुम लोग को अब आप लोगों को याद होगा जब हम लोग इंटर में पढ़ते थे, इंटरमीडिएट या ओ लेवल्स में या स्कूल में जब हम पढ़ते थे, तो रोजाना की बुनियाद पर हमें होमवर्क मिला करता था। अब आप लोग कहते हैं कि हमें इतने सारे असाइनमेंट्स वगैरह मिलते हैं। सो अब एक होमवर्क मैं आप लोगों को भी दे रहा हूँ। होमवर्क कुछ इस तरीके से है कि हम्म, कुछ सवाल मिल जाए मुझे। सवाल 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 मिल गया। ठीक है। सो बुक सी के एलेक्जेंडर, पेज नंबर बुक का है, इसकी है प्रैक्टिस प्रॉब्लम। इसकी है प्रैक्टिस प्रॉब्लम 3.9 और पेज नंबर है 104। सो दिस इज पेज नंबर 104। आपने इस सवाल को सॉल्व करना है। इक्वेशन 5 इक्वेशंस निकालनी है, इसमें 5 लूप है तो 5 इक्वेशंस निकलेगी। मुझे सिर्फ इक्वेशंस चाहिए। अच्छा, एक चीज और है, हम लोग जो पूरी कैलकुलेशन वगैरह जब हम सॉल्व वगैरह करते हैं तो इसमें हम लोग मैक्सिमम लीनियर इक्वेशंस इन 3 वेरिएबल जाते हैं, इससे ज्यादा नहीं जाते। इससे ज्यादा हमारी सॉल्व करने की कैपेबिलिटी नहीं है। फिर जब 4 आ जाती है, 5 आ जाती है ना, वो फिर हम मैटलैब के जरिए से करते हैं। मैटलैब क्या है? मैटलैब इज अ सॉफ्टवेयर जो कि एक बहुत ही एडवांस मैथमेटिक्स का एक सॉफ्टवेयर है, जिसके ऊपर मैथमेटिक्स की हर तरह की कैलकुलेशन की जा सकती है। तो मेरे ख्याल से मैंने मैश एनालिसिस आप सबको अच्छे तरीके से समझा दिया है। उम्मीद है कि आपके भी समझ में आया होगा। अच्छा, लेक्चर नोट्स और वो वीडियो अपलोड कर दी। मैं आज अपलोड कर दूंगा, मैं आज अपलोड क्या कर पे दूंगा। मैटलैब इंस्टॉल करना है क्या? नहीं, मैटलैब जो होगा ना आप लोगों के इस्तेमाल होगा 3rd सेमेस्टर में या 4th सेमेस्टर में। ठीक है, जब 3rd एंड 4th करेंगे ना, तब उसमें मैटलैब हम इस्तेमाल करेंगे और मैटलैब से
जो चीजें हम लोग ऐसे नहीं कर सकते, फिर वो मैटलैब के जरिए से करा करेंगे। सो एक नई चीज, एक नया टॉपिक उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं। उस टॉपिक का नाम है सुपरपोजिशन थ्योरम। ये आपके सामने आ चुका है। दिस इज मीन सुपरपोजिशन थ्योरम। अब ये सुपरपोजिशन थ्योरम है क्या? बेसिकली ये एनालिसिस का एक मेथड है। आप इसमें क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं सर्किट को। इसके जिस तरीके से आपने केवीएल, केसीएल, नोडल, शोडल वगैरह ये सब पढ़े हैं, उसी तरीके से ये भी एक तरह का मेथड है। ठीक है। सुपरपोजिशन की हम लोग डेफिनेशंस वगैरह देख लेते हैं। अच्छा, ये जो है विलियम हाइट वाली बुक के अंदर एक ही जगह आप लोग को मतलब मिलेगा। और अगर इसके हवाले से आप लोगों ने देखना है तो ये चैप्टर नंबर 4 में पाया जाता है। ये जो टॉपिक है ये चैप्टर नंबर 4 में पाया जाता है। और इससे पहले एक और प्रॉपर्टी आती है, लीनियरिटी प्रॉपर्टी। सो सुपरपोजिशन थ्योरम मैं पहले आपको करवा रहा हूँ, ठीक है, लेकिन इससे पहले बुक में और टॉपिक होंगे। सुपरपोजिशन के बाद जो हम लोग करेंगे 3 टॉपिक्स और करेंगे, ठीक है। इस बल्कि लीनियरिटी, हाँ ठीक है। एक है हमारे पास सुपर मैश, एक है आपके पास सुपर नोड, दूसरा है आपके पास लिनियरिटी प्रॉपर्टी। ठीक है। ये जो 3 टॉपिक होंगे वो सुपरपोजिशन थ्योरम के बाद होंगे, और ये एक ही सेशन में मैं चाह रहा हूँ कि कवर अप हो जाए। इसमें से हम पहले इसको देखेंगे, पहले इस वाले को देखेंगे, देन उसके बाद सुपर नोड और सुपर मैश को देखेंगे। सुपर नोड और सुपर मैश बेसिकली मैश एनालिसिस ही है, नोडल एनालिसिस ही है, लेकिन उसकी एक बहुत एडवांस फॉर्म होती है। ठीक है। सो किसी को कंफ्यूजन नहीं होने चाहिए कि मैं ये क्यों कर रहा हूँ। दूसरा ये है कि अब हम लोग चलते हैं सुपरपोजिशन थ्योरम की तरफ। अब सुपरपोजिशन थ्योरम की हमारे पास एक पोस्टुलेट आ जाता है। हम पहले उस पोस्टुलेट से क्या करते हैं, बात करते हैं। तो मैं यहाँ वो पोस्टुलेट लिखना जा रहा हूँ। तो पोस्टुलेट स्टार्ट होता है कि भाई द सुपरपोजिशन, एक मिनट में थोड़ा इसको एडजस्ट कर दूं, प्रिंसिपल states that the voltage across or current through an element in a linear circuit in a linear circuit is the algebraic sum of the voltage across or current through the element due to each independent source acting alone. So, can anybody tell me what this sentence means? Simple English है। शारिक अहमद, तुम बताओ। क्या हो गया, आप लोग यहाँ पर मौजूद हैं या नहीं?
जी सर, वो 1 सेकंड पिन कर रहा हो गई वो 1 सेकंड। हाँ, तो मुझे ये बताइए, जुमला लिखा हुआ है, इस जुमले का मतलब क्या होगा? सिंपल इंग्लिश है, इंग्लिश मुझे इसकी उर्दू समझा दो। सर मैं सर 1 बताऊं, सेकंड, ये पिन नहीं हो रही, 1 सेकंड, ये वो हो रहा है, चाहे आपकी वो नहीं आ चलो, रही स्क्रीन। हाँ भाई, कोई दूसरा बंदा। सर किसी भी इंडिपेंडेंट सोर्स की वजह से लीनियर सर्किट में जो वोल्टेज होता है ना, वो सर अलजेब्रिक सम होता है इंडिपेंडेंट हाँ, सोर्स के। जो इंडिपेंडेंट सोर्स सर वोल्टेज होते हैं ना जो एलिमेंट के क्रॉस या करंट होता है, तो सर इंडिपेंडेंट सोर्स की वजह से जो प्रोड्यूस होता है ये उसका अलजेब्रिक सम होता है। हम्म, तो मतलब चलो, अच्छा है तुमने इंग्लिश की उर्दू करके दे दी है, सही है। सो इसमें होता क्या है, कुछ इस तरीके से होता है यार, असल में बेसिकली, लेट सपोज मैं एक सर्किट बनाने जा रहा हूँ आपके सामने, ठीक है? तो दिस इज माई पेज नंबर 2। अब मैं कहता क्या हूँ, इस पेज नंबर 2 की जगह पेज नंबर 3 का इस्तेमाल करता हूँ। सो लेट सपोज मेरे पास ये एक सर्किट है, इसमें एक रेजिस्टेंस ये रही, एक रेजिस्टेंस ये रही, एक रेजिस्टेंस ये रही, ये वोल्टेज है और ये क्या है, एम्पेयर है, ठीक है? सर्किट तो समझ में आ गया होगा, सर्किट समझ में आ गया? यस सर, आ गए। यस सर। ठीक है। अब ये जो दो रेजिस्टेंस है, ये दो रेजिस्टेंस है मेरे पास, क्या है? दो रेजिस्टेंस है। अब इस रेजिस्टेंस के ऊपर मुझे वोल्टेज मालूम करना है, जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, वी आर कह रहा हूँ, ठीक है? अब सुपरपोजिशन थ्योरम के मुताबिक वो ये कहता है कि अगर मैं वी आर मालूम करना चाहता हूँ ना, क्या करना चाहता हूँ, वी आर मालूम करना चाहता हूँ, तो बाय मीन्स ऑफ सुपरपोजिशन थ्योरम, सुपरपोजिशन थ्योरम क्या कहता है, वो ये कहता है, ये अलजेब्रिक सम होता है किसका, दो चीजों का, ठीक है? किसके? दो से तीन चीजों का, ठीक है? अब वो दो से तीन चीजें हैं क्या? बेसिकली सुपरपोजिशन थ्योरम के अंदर हम क्या करते हैं, क्या है कि हम अगर सोर्स के अंदर, सर्किट के अंदर मल्टीपल इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, हाउ मेनी, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि मल्टीपल डिपेंडेंट सोर्सेज हैं, तो उस सूरत में आपके पास जो किसी भी रिक्वायर्ड वोल्टेज जो भी होता है, उसका जो सम होता है वो बराबर होता है किसके, जब आप इसके पास इसमें एक सोर्स यानी कि ये कंसिडर करोगे तो इस पे आने वाला इफेक्ट, दूसरा ये है कि इससे आने वाले इफेक्ट का, ठीक है? समझ में आई कुछ बात या नहीं? सर जो इफेक्ट यानी इंडिपेंडेंट सोर्स की वजह से प्रोड्यूस होगा। देखो देखो देखो, इसका मतलब ये है कि इसको सर फिर एक बार दोबारा और मैं शुरू समझाता रिपीट हूँ, कर दें। मैं समझाता हूँ, ठीक है? वो जो एक गाड़ी इंग्लिश आई थी ना, उस गाड़ी इंग्लिश से हम इज्तनाब करते हुए अपनी कौमी जबान उर्दू का इस्तेमाल करते हैं, और इस थ्योरम को, इस थ्योरम को इंग्लिश में उर्दू में क्या कहते हैं, किसी को मालूम है? थ्योरम। थ्योरम, माशाल्लाह, वाह भाई वाह, ठीक है? तो अपनी उर्दू का इस्तेमाल करते हुए इसको समझने की कोशिश करते हैं। का नोन है जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं, वी आर कह रहे हैं। ये जो वी आर है, ये जेर असर है किसके, दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस के, ठीक है? दो इंडिपेंडेंट सोर्सेस के जेर असर है, ठीक है? सुपरपोजिशन थ्योरम ये कहता है कि अगर मैं इस अननोन को फाइंड आउट करना चाहता हूं, तो मैं क्या कर सकता हूं, इसके जेर असर से होने वाली कोई ना कोई क्वांटिटी होगी और इसके जेर असर होने वाली एक क्वांटिटी होगी, तो वो जो जेर असर होने वाली क्वांटिटी है, लेट सपोज उसको मैं, अगर वोल्टेज की वजह से जेर असर है तो उसको मैं क्या कह रहा हूँ, वी आर वन कह रहा हूँ। अगर इसके जेर असर है तो उसको क्या कह रहा हूँ, वी आर टू कह रहा हूँ। तो सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है अननोन बराबर होता है इन दोनों के जेर असर से, यानी जेर असर या इनसे, इनके इफेक्ट से पैदा होने वाली क्वांटिटी के सम के बराबर होता है, ठीक है? तो ये वो चीज है, समझ में आई बात या नहीं आई? एक्सक्यूज मी सर, ठीक है सर। जी जी जी। जैसे हमने मैथ एनालिसिस में हमने बात की थी कि जो हमारे पास करंट होता है वो हमारे पास डिपेंडेंट करेगा सुपरपोजिशन के ऊपर,
यानी कि फॉर एग्जांपल अगर एक लूप है उसमें I2 करंट आ रहा है और दूसरी लूप में I1 है, तो हम उसे कहेंगे I2 माइनस I1। नहीं, देखो बात सुनो, सुपरपोजिशन और मैश, देखो मैश एनालिसिस हो गया, नोडल एनालिसिस हो गया, ठीक है, ये मेथड्स ऑफ सॉल्विंग है, ठीक है। इसकी मिसाल ऐसी है कि हम लोगों के पास लीनियर इक्वेशंस आती थी, लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ मेथड होते थे, सब्स्टिट्यूशन मेथड होता था, कंपैरिजन मेथड होता था, ठीक है, इस तरीके से हमारे पास मुख्तलिफ मेथड्स आते थे। सो ये जो मेथड्स है ना, ये मेथड्स ऑफ एनालिसिस है, ठीक है। क्या सर है मेथड्स ऑफ एनालिसिस? जो अभी हमने हाँ, स्टेटमेंट लिखी है उसमें तो हमने करंट का भी जिक्र किया है, तो ये उसमें सुपरपोजिशन एक चीज और है, मैश एनालिसिस एक से चीज डिफर और कैसे है, करेगा सर? भाई एक चीज और है, इसमें क्या लिखा है और क्या लिखा हुआ है, और असल में इस प्रिंसिपल के अंदर एक चीज आपने मिस कर दी, वो ये कि इंडिपेंडेंट सोर्स लिखी हुई है। यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, मैं ऊपर कर देता हूँ, क्या लिखा हुआ है, इंडिपेंडेंट सोर्स। अब मैंने तो रेस्ट्रिक्ट नहीं किया ना कि इंडिपेंडेंट सोर्स हमारे पास वोल्टेज सोर्स ही होगी, हमें पता है कि इंडिपेंडेंट सोर्स में भी वोल्टेज हो सकती है, मे भी क्या हो सकती है, करंट हो सकती है। अब देखो यहाँ पर ये मेरे पास क्या है, करंट है, इस नोड पे एंटर हुआ, ये वोल्टेज है, वोल्टेज रेजिस्टेंस के साथ गुजरा, तो यहाँ से जब वोल्टेज रेजिस्टेंस के साथ गुजरता है तो एक करंट यहाँ से भी गुजरेगा, ठीक है, एक करंट ये गुजर रहा है, तो इस रेजिस्टेंस के ऊपर ये करंट भी इफेक्ट कर रहा है, ये वोल्टेज भी इफेक्ट कर रहा है। सो ओवरऑल वीआर जो होगा वो इन दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा, ठीक है, वीआर क्या होगा, इन दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा होगा। जब मेरे पास सर्किट क्या हो जाते हैं, खतरनाक हो जाते हैं, मेथड्स ऑफ एनालिसिस थोड़े से डिफर हो जाते हैं, तो उस सूरत में क्या करते हैं, सुपरपोजिशन की मदद लेते हैं, ठीक है। सुपरपोजिशन थ्योरम कहता है ये है कि अगर मुझे ये अननोन फाइंड आउट करना है और ये जो अननोन है वो इन दोनों के जेरे असर है, तो इन दोनों के जब जेरे असर होगा तो हम करते क्या है, पहले इससे इफेक्ट होने वाली उस क्वांटिटी की वैल्यू मालूम करते हैं, फिर इससे इफेक्ट होने वाली क्वांटिटी की वैल्यू मालूम करते हैं, और दोनों को आपस में क्या कर देते हैं, VR1, और मतलब दोनों को ऐड कर देते हैं, दोनों क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं। अब इसके अंदर एक नई चीज पैदा हो जाती है, सर बैक वक्त तो यहाँ पर ये भी असर कर रहा है, ये भी असर कर रहा है, लेकिन आप इनके अलग-अलग इफेक्ट कैसे मालूम कर सकते हैं? तो उस सूरत में हम लोग को फिर क्या करना होता है, सुपरपोजिशन थ्योरम के अंदर सोर्स को क्या करना होता है, अज्यूम करना होता है, वेदर दे आर ऑन और ऑफ, यानी कि सोर्सेस को क्या करना है, बंद करना पड़ता है, खोलना पड़ता है, ठीक है। अब सुपरपोजिशन की ये मोटी सी हम लोगों ने स्टेटमेंट पढ़ तो लिए, लेकिन अभी भी हमें इसको सॉल्व करने का तरीका पता नहीं चला। तो वो तो सर स्टेप्स क्या इसमें होते हैं जो कहने का कि मकसद ये है कि इसमें लूप एनालिसिस नहीं होगा? ना, नहीं, ठीक है सर, क्लियर। असल में देखो लूप एनालिसिस के अंदर हमारे पास थोड़ी सी कैलकुलेशन क्या हो रही है, वो आ रही है खतरनाक किस्म की, ठीक है। बेसिकली अगर ये मैं देखना चाहूँ ना, ये जो हो रहा है सर्किट, इसके ऊपर ना लूप एनालिसिस तो लग ही नहीं सकता। मतलब मेरी चश्मदीद यही कहती है कि इसके ऊपर लूप एनालिसिस लगेगा, नहीं है, बल्कि इसके ऊपर नोडल एनालिसिस लगेगा। जब नोडल एनालिसिस लग जाएगा तो हमें पता लग जाएगा कि इसके ऊपर क्या हो क्या रहा है, ठीक है। तो ये बेसिकली प्योर नोडल एनालिसिस का क्वेश्चन है, तो लूप एनालिसिस का तो ये है नहीं। दूसरा ये है कि जब आप सुपरपोजिशन थ्योरम अप्लाई करते हैं ना, तो बहुत सी चीजें ओम्स लॉ के जरिए से भी हो जाती हैं। सिंपल बाय इम्प्लीमेंटिंग द ओम्स लॉ आप चीजों को सॉल्व कर लेते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि सुपरपोजिशन के अंदर नोडल या मैश इस्तेमाल नहीं होगा, मे बी इस्तेमाल हो जाए, मे बी नॉट। सर्किट की नौइयत के ऊपर डिपेंड करता है कि सर्किट है किस तरीके से और आप चाह क्या रहे हैं। एक तो ये हो जाता है मैं क्या चाह रहा हूँ, दूसरा ये है कि जो पूछने वाला है वो क्या डिमांड कर रहा है, राइट। तो ये कुछ इस तरीके से भी है। अच्छा, मुझे एक चीज और पूछनी थी, आप लोगों में अभी तकरीबन पूरी क्लास आई हुई है यार क्या? यस हाँ सर, जी, पूरी क्लास आई हुई है। यस सर। 40 में से तो 2 तो मैं हूँ, 38 स्टूडेंट्स है। क्या आपकी आईडी में 38 स्टूडेंट्स है? सर आज इतने ज्यादा होंगे सर। अरे यार माशाल्लाह, नजरे बद से काला टीका लगा लेना यार। खैर चलो स्टेप्स की बात करते हैं कि आज स्टेप्स क्या बताना है इस वजह से। अच्छा चलो आखिर के 10 मिनट के अंदर ये सारी बातें करेंगे, ठीक है। अभी स्टेप्स लिखते हैं, फिर उसके बाद
सुपरपोजिशन थ्योरम को कल अप्लाई करते हैं। अच्छा भाई मैं ठीक है, पहले स्टेप्स लिखते हैं, फिर उसके बाद कल ही देखेंगे कि ये सारी चीजें क्या हो रही है, देन फिर आप लोगों से मैंने बात करनी है। स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन सुपरपोजिशन थ्योरम, SPT। सबसे पहले क्या करना होता है, टर्न ऑफ ऑल independent sources, फिर उसके बाद find the output मालूम करते हैं, करंट या वोल्टेज। ड्यू टू that active source using the techniques what we have learned so far. Step number 2, repeat the step 1 for other independent sources. Find the total contribution. Find the total contribution. That's it. किसी को ये 3 पॉइंट समझ में आया? नो सर। नो सर। सो क्यों ना सवाल सॉल्व करें और इसको समझने की कोशिश करें। यस सर। यस सर। That would be a better thing, ठीक है, that would be a better thing. So एक सवाल है, इसी सवाल को देखते हैं। तो क्वेश्चन, दिस इज माय क्वेश्चन, ठीक है। बुक की एग्जांपल ये है, छोटे से मतलब हल्के वाले हल्की नौयत के क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं ताकि हमारे पास चीजें समझ में आ जाए, ठीक है। तो यही है हमारे पास क्वेश्चन, जिसमें हमारे पास एक रेजिस्टेंस दी गई है, ये प्लस ये माइनस, ये हमारे पास क्या है, 4 ohms है। हाँ 4 ohms है, और इसके ऊपर कोई ना कोई वोल्टेज ड्रॉप है जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, V कह रहा हूँ। 3 एम्पियर की मेरे पास एक बैटरी ये कनेक्टेड है, और एक मेरे पास वोल्टेज कनेक्टेड है जो कि बराबर है 6 वोल्ट का। 6 वोल्ट है, 6 वोल्ट है, और ऊपर वाली जो रेजिस्टेंस है वो 8 ohms है। आपसे वो कह रहा है कि मुझे V की वैल्यू मालूम करो, ठीक है। क्या मालूम करो, V की वैल्यू मालूम करो। अगर मैं कहता हूँ सुपरपोजिशन थ्योरम इस्तेमाल करो तो सुपरपोजिशन थ्योरम से करोगे, अगर किसी और मेथड से करना चाहते हो इट्स अप टू यू। डायरेक्ट मैं नोडल एनालिसिस के जरिए से भी कर सकता हूँ, क्यों, क्योंकि ये एक नोड आ रही है मेरे पास, ठीक है। मैश इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि मैश के अंदर आपने जितने भी मैश हम लोगों ने देखे, क्या उन लूप के दरमियान करंट सोर्स आई थी? नहीं, तो मैश तो यहाँ लग नहीं सकता, ठीक है। तो नोडल एनालिसिस से मैं ये आराम से सवाल सॉल्व कर सकता हूँ। लेकिन मैंने आपको कह दिया कि भाई सुपरपोजिशन को करना है। किसको करना है? सुपरपोजिशन थ्योरम। सो स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग क्या करते हैं, एज द फर्स्ट कहता है कि ये कह रहा है कि भाई टर्न ऑफ इंडिपेंडेंट सोर्स, फाइंड द आउटपुट ईच करंट वगैरह वगैरह सब, ठीक है। मैं आपको एक नया स्टेप बताता हूँ, ठीक है, जो कि इस वाले से बहुत आसान है। क्या करना होगा? सबसे पहला स्टेप यहां लिख भी देता हूं मैं, अज्यूम सिंगल, हाँ 1 मिनट, हाँ जी, अब दिख रहा है? यस सर। मैंने लिखा ये कि अज्यूम अच्छा ये अजम हो गया, अज्यूम दी सिंगल सोर्स एट अ टाइम। एक वक्त में एक सोर्स को क्या करो, अज्यूम करो। तो
क्या करना चाहिए, मुझे एक सोर्स कंसिडर करना होगा। लेट मी कंसिडर ओनली वन सोर्स। सो एक हमारे पास ये सोर्स मैं कंसिडर कर लेता हूँ, इसको वाली को क्या कर देता हूँ, निग्लेक्ट कर देता हूँ, इसको क्या कर देता हूँ, निग्लेक्ट कर देता हूँ। सो इन द नेक्स्ट पेज व्हाट आई एम गोइंग टू डू इज आई एम अज्यूमिंग द वोल्टेज सोर्स। सो मैं ऐसा करता हूँ, ये यहाँ पर, ओहो इसको मोड़ लेता हूँ, ठीक है जनाब। सो मैं अब क्या करता हूँ, आई एम अज्यूमिंग वोल्टेज सोर्स, मैंने लिख भी दिया, और किसको निग्लेक्ट कर देता हूँ, आई एम निग्लेक्टिंग करंट सोर्स। करंट सोर्स। मैंने इसको क्या कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया। सो हमेशा एक बात याद रखो, सर्किट के अंदर जब आप वोल्टेज को अज्यूम करते हो, तो मैं लिख देता हूं, जब आप वोल्टेज को अज्यूम करते हो, सॉरी, जब आप वोल्टेज को निग्लेक्ट करोगे तो सर्किट क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। और जब आप करंट को निग्लेक्ट करते हो, यानी कि निग्लेक्शन की मैं एक ये बता रहा हूं उसूल, जब आप निग्लेक्ट करोगे वोल्टेज सोर्स को तो वो क्या हो जाएगा, शॉर्ट हो जाएगा। अगर करंट सोर्स को करोगे तो वो हो जाएगा ओपन, ठीक है, क्या हो जाएगा, ओपन हो जाएगा। मैंने अभी पहली assumption में, अगर ये मेरे पास सर्किट है, मैंने किसको अज्यूम किया है, पहले मैंने लिखा क्या है यहाँ पर, ये पॉइंट क्या लिखा हुआ है, मैं वोल्टेज को अज्यूम कर रहा हूँ। किसको अज्यूम कर रहा हूँ, मैं वोल्टेज को अज्यूम कर रहा हूँ। सो मैं करंट को क्या करूंगा, निग्लेक्ट करूंगा। तो करंट को निग्लेक्ट का मतलब ये है कि मैं करंट सोर्स बनाऊंगा ही नहीं। लेकिन अब आप यहाँ देख सकते हो, ये मेरे पास वायर है कुछ इस तरीके से, जो कि इसके साथ कनेक्ट हुआ था। ये मैंने डॉटेड फॉर्म में एक करंट सोर्स बनाई है, तो मैं इसको क्या कर रहा हूँ, निग्लेक्ट कर रहा हूँ। तो जब निग्लेक्ट करूंगा तो इसकी जगह में क्या करूंगा, एक ओपन सर्किट रख दूंगा। तो ओपन सर्किट का मतलब क्या है कि ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा, सही है जनाब, ये इस तरीके से आ जाएगा। और यहां पर ये मैं क्या कर दूंगा, बैटरी को अज्यूम कर रहा हूं, तो बैटरी ये आ गई मेरे पास। ये एक मेरे पास क्या आ जाएगा, वोल्टेज है, जिसको मैं क्या कह रहा हूँ, वी कह रहा हूँ, और 4 ohms, और ये क्या आ गया, 8 ohms, और ये क्या आ गया, 6 वोल्ट। सो अब मैं क्या करता हूँ, अब उसके पास नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, फाइंड द रिक्वायर्ड, अब मैं इस रिक्वायर्ड को क्या कर रहा हूँ, फाइंड कर रहा हूँ। तो हम गोने फाइंड, सिंपल वीडीआर लगाओ, काम हो जाएगा। तो वीडीआर के मुताबिक 4 मल्टीप्लाई बाय 6 डिवाइड बाय 4 और 12, बताओ कितना आएगा, 2 सर। 2 आएगा सर। आपके पास आया, हाँ तो 2 आ गया है भाई। तो 2 वोल्ट आ चुका है आपके पास, तो आपने क्या लिख दिया, ये 2 वोल्ट लिख दिया, और इसको एक जगह पे क्या कर लिया, सेव कर लिया। सिंस आपने ये जो फाइंड आउट किया है, ये पहली इटरेशन है, दिस इज कॉल्ड फर्स्ट इटरेशन। तो मैं इसको, जो रिक्वायर्ड होता है ना, उसको भी क्या करता हूं, मैं ऐसे कॉम्प्लीमेंट की सूरत में शो कर देता हूं। ठीक है जनाब, ठीक है। ये यस स्टेप सर। दोबारा बता दें। यस सर। ये स्टेप दोबारा बता दूं, मतलब कौन से वाला स्टेप, ये कौन सा रूल लगाया है आपने सर, ये जो मल्टीप्लाई किया? VDR है ना। यार क्या कसम से मैं क्या बोलूं, 4 महीने, मतलब 4 हफ्ते हो चुके हैं, महीने होने को आ रहा है भाई। प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करो। सिंपल वीडीआर लगाया मैंने यहाँ पर। ये आपको इतना ठीक। चीता हो जाना चाहिए कि देख के पता लगा लो कि भाई आपने सर ये वाली टेक्निक इस्तेमाल की है। पढ़ाई करो, रोजाना कुछ ना कुछ लेके बैठो, ठीक है। सो ये एक मैंने क्या कर दिया, इसको डब्बा शब्बा बना के मैंने ऐसा कर दिया। उसके बाद अब हम अज्यूम करेंगे करंट सोर्स को, निगलेक्ट करेंगे वोल्टेज को। सो करंट को अज्यूम करेंगे तो करंट सोर्स तो ऐसे ही बनी हुई आ गई, एक रेजिस्टेंस ये आ गया, एक रेजिस्टेंस ये। जब मैंने क्या किया, जब वोल्टेज को निगलेक्ट किया जाता है तो उसे क्या किया जाए, शॉर्ट किया जाता है। तो अब मैं क्या करूंगा, इस वोल्टेज सोर्स की जगह डायरेक्ट मैं क्या कर दूंगा, शॉर्ट सर्किट लगा दूंगा।
अब मेरे पास एक नया सर्किट बन गया जिसमें ये 8 ohms ये आ गया, उसके बाद ये क्या आ गया, 4 ohms आ गया। ठीक है, पैरेलल के अंदर करंट डिवाइड होते हैं, तो यहाँ पे आपके पास क्या लग सकता है, CDR लग सकता है। और CDR के मुताबिक बताओ CDR किस तरीके से लगेगा। अगर मैं ये वाला करंट मालूम करना चाह रहा हूं, ये वाला करंट मालूम करना चाह रहा हूं, सो दिस इज माय करंट। सो इससे गुजरने वाला अगर मैं करंट मालूम करना चाह रहा हूं तो वो वाला क्या होगा कि 8 मल्टीप्लाई बाय ये कितना था मेरे पास, सर नजर नहीं आ रहा, थोड़ा नीचे। हाँ अब आ गया, अब आ गया। सो 8 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12, सो 12 और ये 3 1 जा 3 3 4 जा 12 4 1 जा 4 और ये, तो ये हमारे पास क्या आ गया, 2 एम्पेयर आ गया। ठीक है, दिस इज माय, ये अगर I1 है, ये I2 है, सो I1 की जो वैल्यू आई क्या आई, 2 एम्पेयर आई। अब हम इस 2 को जब 4 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास जो वोल्टेज आएगा दैट वुड बी 2 मल्टीप्लाई बाय 4 इक्वल टू 4 दूनी 8 वोल्ट्स आ गया। ठीक है जनाब, ये आ गया हमारे पास। यस सर। इस करंट सोर्स से इफेक्ट होने वाला, इसके ऊपर आने वाला वोल्टेज ड्रॉप, जिसको मैंने क्या कर दिया, डबल प्राइम कह दिया। सुपरपोजिशन क्या कहता था, इससे आने वाला इफेक्ट और इससे आने वाला इफेक्ट दोनों को क्या कर दो, सम कर दो, वो आंसर होगा आपके पास। तो अब मैं क्या करूंगा, मुझे V मालूम करना था, तो मैं V प्राइम प्लस की साइन V डबल प्राइम इन दोनों को ऐड कर दूंगा। सो V इज इक्वल टू, तो ये आ गया, फिर उसके बाद ये आ गया 8, तो आपके पास जो ओवरऑल वोल्टेज ड्रॉप आया वो कितना आया, 10 वोल्ट आया। और अगर मैं इसको देखो, अगर मैं इसको नोडल एनालिसिस के जरिए से करता हूँ ना इस सवाल को, तो मैं यहाँ इसको नोडल एनालिसिस के जरिए से, बल्कि नए पेज में ही करता हूँ, छोड़ो। सो नए पेज में जब मैं इसको नोडल एनालिसिस के जरिए से वेरीफाई करूंगा ना, सो नोडल एनालिसिस के जरिए से मैं वेरिफिकेशन कर रहा हूँ इसकी। सो भाई सवाल कुछ इस तरीके से था, ये बैटरी आ गई, ये एक मेरे पास ये आ गया, ये आ गया, और एक ये एम्पेयर आ गया, इन सबको ग्राउंड कर दिया, ये ग्राउंड कर दिया और ये भी ग्राउंड कर दिया। ठीक है, तो 6 ये आ गया, ये कितना था, 8 था, ये 8 था, ये कितना है, 4 है, और ये कितना है, 3 एम्पेयर है। सो भाई जब नोडल एनालिसिस लगाया तो ये वाला वोल्टेज ड्रॉप, तो दैट इज माय VA, तो VA है, और इसके ऊपर जब लगाया सो ये बराबर हो जाएगा, ये करंट लीव ये कर रहा है, सो ये ऐड होगा, यानी कि 6 माइनस VA डिवाइडेड बाय 8, ये एंटर कर रहा है, प्लस की साइन 3 एंटर कर रहा है, लीव क्या कर रहा है, VA अपॉन 4। ठीक है जनाब, इसको इसके साथ ऐड किया, माइनस का 6 माइनस VA प्लस की साइन 8 3 जा 8 3 24 ये आ गया, 8 ये आ गया, VA डिवाइड बाय 4 ये हो गया, दोनों को मल्टीप्लाई डिवाइड किया तो ये आ गया 2 इज इक्वल टू 6 माइनस VA प्लस 24 इक्वल टू 2VA। सही है, ये माइनस का VA वहां जाके क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। सो 6 चौक 30 हो जाएगा। हाँ? कुछ गलती हो रही है यहाँ पर। नहीं 3VA हो सही है सर, 3VA हो जाएगा इज इक्वल्स आगे। हाँ माइनस वहां जाके 3VA ये कहना हो गया, जाएगा ये ना 3 हो गया, ये आ गया 10, VA 10 आ गया। सो ये हम लोगों ने वेरीफाई कर लिया, राइट। सो नोडल एनालिसिस के जरिए से किया तो इतना से स्टेप्स में हो गया। सुपरपोजिशन किया, लंबा हो गया। सुपरपोजिशन जो खतरनाक सर्किट होता है ना, वहां बड़े इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, सो मेरे ख्याल से अब तक के लिए इतना ही। थोड़ा सा अब हम लोग बात कर लेते हैं असाइनमेंट्स वगैरह के ऊपर। सो मैं अब अपनी रिकॉर्डिंग जो है वो बंद कर रहा हूँ। सर एक बार वो पीछे वाला